अच्छा ये बताओ कि क्लास में बड़ा कंपटीशन वगैरह रहता है, जैसे साथ में और लड़के लड़कियां थे, जब ये सब सुने कि अंकिता तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गई तो कितने लड़के लड़कियों का फ़ोन आया, आधे लोग तो आपसे कहीं न कहीं कनेक्टिविटी जो है वो कट कर लिए होंगे। बिल्कुल सर। हमारी क्लास में केवल 2-4 लड़कियां ऐसी थी जो मेरे पास फ़ोन करके मुझे बधाइयाँ दी, और बाकी और तो नहीं, किसी ने नहीं, क्योंकि लोगों ने जब सुना कि ये सारी चीज़ें हुई तब उनका फ़ोन नहीं आया मेरे पास। मेरी एनर्जी तो उस समय बढ़ गई जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो मुझे लगा कोई मुझे जानने वाला व्यक्ति ऐसा भी है मेरे क्षेत्र का, मेरे जनपद का, जिसके आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जिसे अमेरिका गोल्ड प्ले बटन देने जा रहा है। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक समझ लीजिए गोल्ड मेडलिस्ट और 2 गोल्ड मेडलिस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हमारे साथ एक ऐसी बिटिया है जो अपने एजुकेशन के दम पर, जो अपनी शिक्षा के दम पर अगर हम बात करें तो वो पूरे पूर्वांचल में एक अलग अपनी पहचान बना ली है। मित्रों, अगर ऐसे में बात करें, हर कोई पढ़ाई करता है, हर कोई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसी में से कोई स्टूडेंट अगर हम बात करें, जब वो टॉप क्लास पे रैंक कर जाता है, तब कहीं न कहीं उसको राज्यपाल से और राष्ट्रपति से, तमाम ऐसे लोगों से जो है उसको सम्मानित करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर बात करें तो अभी बीते 6 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मनाया गया, जहां पर शासन प्रशासन की पूरी वीवीआईपी व्यवस्था थी और यहां पर राज्यपाल महोदया जी भी थे। और अगर ऐसे में बात किया जाए, इस बिटिया को सम्मानित किया जाता है। एक अगर हम बात करें, हाथ में गोल्ड मेडल जो है आप ये देख सकते हैं, गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र है और बिटिया को पूरा बैच लगाया जाता है। बिटिया का नाम अंकिता यादव है और बिटिया के साथ उनके पिताजी संतोष कबीर जी हैं, जो अभी यूट्यूब पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। पहले से भी बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं। और ऐसे में अगर बात किया जाए, जब हमने सुना कि बिटिया जो है गोल्ड मेडल पाई है, तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिटिया ने नाम रोशन किया और अपने चैनल के जरिए जो है बिटिया को दिखाना चाहिए। चलिए सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जर्नी रही और किस प्रकार से बिटिया ने पढ़ाई किया और एक अलग मुकाम हासिल करके आज समाज में अपने नाम को जो है वो रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत है अंकिता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सबसे पहले सर के चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण और जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। और सर के चैनल पे हम सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक नई किरण। थैंक यू सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये हमें लग रहा है कि पापा ने इंटरव्यू देने का तरीका भी बता दिया सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली बात ये है ना कि पापा को देखते देखते थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं कि पापा अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी उस मुकाम तक जाना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी अपने से, थोड़ी कॉलेज से, थोड़ी पापा से, थोड़ी परिवार से, तो ऐसे ही हो जाता है, मिक्सअप करके हो जाता है। जी सर। ये शुरुआत किया जाए अंकिता, सबसे पहला सवाल कि बीएससी जब आप शुरुआत की थी तो कभी आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा और जब हम पूरे विश्वविद्यालय में टॉप कर जाएंगे, पहली रैंक? सर जब मैं बीएससी में आई थी तो मुझे इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से हो जाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम दिए तो उस हिसाब से लगने लगा कि नहीं, अब मैं जो है उस मुकाम तक पहुंचने के काबिल हूं और मैं पहुंच सकती हूं। थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैंने अपने मेहनत में जो है थोड़ी और बढ़ोतरी कर दी, तो इस मुकाम को मैंने पाया। अंकिता यादव से अगर बातचीत किया जाए, जब अंकिता इंटर कर रही थी तो हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम? नहीं सर, एलकेजी से लेकर के हमारा 12th तक की जितनी भी क्लासेस चली थी सब हिंदी बोर्ड से ही हमारा था। हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे। वहाँ से फिर जो है हम बीएससी में आए डायरेक्ट। मैं भी बीएससी हूँ और मैं भी हिंदी मीडियम से था। उसके बाद हिंदी मीडियम के बाद जब हम इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो चीज़ें बड़ी टफ हो जाती हैं और बीएससी पास करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम टीडी कॉलेज से थे, हमारा भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय ही था और हम टीडी कॉलेज से थे, इसीलिए हम ये तमाम सवाल आपसे कर रहे हैं कि आपका इंटर जो है हिंदी मीडियम से था। जब आप बीएससी शुरुआत करती है तो फिर पहला सेमेस्टर जो था वो अंकिता का कैसा था, हम ये जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो सर ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं जिस विश्वविद्यालय से मैं टॉप की हूँ। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटर तक मेरा हिंदी मीडियम था, फिर मैं इसमें आ गई इंग्लिश मीडियम में। तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण थी, बहुत ही टफ था मेरे लिए। पहली बार तो क्लास में बैठने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई भी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई और हिंदी लैंग्वेज मैं जब यहाँ पे बोलती थी, पढ़ती थी, सारी चीज़ें हिंदी में ही थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो रही थी, बहुत लज्जा फील हो रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे टीचर्स थे, जितने सारे प्रोफेसर थे, जितने सारे
साइंटिस्ट आते थे लेक्चर देने के लिए, वो सारे इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते थे और मुझे इंग्लिश आती नहीं थी। तो इसके लिए मैंने बहुत ही संघर्ष किया था। एक्चुअल में जब मैं 12th में हिंदी मीडियम से थी, जब मैं बीएससी में आई तो सारी चीज़ें इंग्लिश में हो गई। फिर मेरा क्या था कि मैंने थोड़ा सा संघर्ष किया। हिंदी तो था ही मेरा, मैं हिंदी को भी प्रेफरेंस देती थी और प्रायोरिटी मैं इंग्लिश को भी देती थी। मैं हिंदी को एक बार पढ़ती थी, फिर इंग्लिश को भी अपनी पढ़ती थी। और जब मैं किताबों को पढ़ती थी तो उसमें इंग्लिश को मैं गूगल पे ट्रांसलेट करके पढ़ती थी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को जब मैं पढ़ने लगी तो धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ कि ये चीज़ें अब कैसे क्या होगी, अब इसका ये इंग्लिश है तो इसका हिंदी में क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें जब मुझे समझ में आने लगी तो पढ़ाई और ज़्यादा इंटरेस्टेड होती चली गई और ज़्यादा मैंने उसमें समय देना शुरू कर दिया। तो आकर के आज इस मुकाम पे हूँ। आज जो है आप फाइनल पहुंच गई। चलिए आगे सवाल की तरफ हम बढ़ें, क्योंकि जिस विषय में आपने टॉप किया है वो हमारे विषय का एक पार्ट रहा है। साइंस का एक पार्ट जो है इन्वायरमेंट साइंस था। हम लोग एक पेपर दिए थे, लेकिन आपने पूरा विषय जो है इसमें टॉप किया है, तो बहुत बहुत बढ़िया है। सबसे पहली बात कि आप इन्वायरमेंट साइंस को अंकिता क्यों चुनी आप? सर, इन्वायरमेंट साइंस को चुनना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण था। पहले तो मैं बीएससी जनरल में थी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 ही मेन सब्जेक्ट थे। वही जब जनरल में मेरे पिताजी जब एंट्रेंस एग्ज़ाम भर दिए तो जनरल में ही भर दिए। वहाँ पे जाकर के मैंने 2 महीने उसकी भी क्लास ली थी। जब मैंने 2 महीने की क्लास ली तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे बीएससी इन्वायरमेंट साइंस है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी है। लेकिन जब मैंने इन्वायरमेंट का सिलेबस उठाया तो उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं वो सारी टॉपिक्स आकर के इसमें इंक्लूड होती हैं। तो जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे लगा कि जो कंपटीशन लेवल पे मुझे तैयारी करनी है उसकी तैयारी भी बेहतर तरीके से इसमें हो सकती है। और दूसरी बात, धीरे धीरे जब मैंने कुछ चीज़ों पे विचार किया, मैंने इस नेचर के प्रति थोड़ा सा ध्यान किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में जो अपना योगदान देना चाहिए और मुझे इस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। मैंने वहाँ से तुरंत घर पे भी केवल दादी से मैंने पूछा, मैंने पिताजी से ये बात नहीं बताई कि मैं इन्वायरमेंट। डरती उड़ती हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पापा आज तक कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किए कि मुझे इनसे डरने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि छोटी छोटी बातें चाहे जो कुछ भी बात हो मैं पापा से आराम से शेयर कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पक्का इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे आ गई तो मैंने पिताजी को नहीं बताया, मैंने केवल दादी से बात शेयर कर दी कि दादी मुझे उसमें जाना है। तो दादी ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, भाई पढ़ाई तुम्हें करनी है, अब हम लोग तो जाएंगे नहीं वहाँ पे। तब मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिया अपना यहाँ। लेकिन ट्रांसफ़र करवाने में वहाँ भी मुझे बहुत दिक्कतें आई, बहुत प्रॉब्लम्स झेल करके फिर मैं इसमें अपना ट्रांसफ़र करवाई। फिर इसका सर मेन उद्देश्य ये था पढ़ने का कि इसमें लैब अवेलेबल थी, अच्छे से क्लासेस भी चलती थी और ये सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। बचपन से ही, शुरू से ही लेकर के प्रकृति के प्रति थोड़ा सा अलग ही रुझान था। तो इसलिए मैंने जो ये बात किया जाए कि जैसे जैसे आप स्टडी करती गई और वैसे वैसे आपका नेचर के प्रति जो है वो रुझान बढ़ता गया, लगाव जो है वो बढ़ता गया, और कहीं न कहीं जब इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में बढ़ता है तो वहाँ चीज़ें अपने आप जो है अच्छी होने लगती है। तो अंकिता, ये बताइए कि जब आपने पहला सेमेस्टर दिया, दूसरा सेमेस्टर दिया, सेमेस्टर पे सेमेस्टर चलता रहा, तो क्या कभी किसी सब्जेक्ट में बैक वगैरह लगा? नहीं सर, आज तक तो यही था मेरे माइंड में, ये चीज़ें हमेशा चलती थी कि किसी भी सब्जेक्ट में अपना बैक नहीं लगने देंगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे सामने एक ये रखा गया है कि अगर आपका बैक नहीं लगेगा तो आप गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती हैं। तो ये मेरे अंदर शुरू से जब ये पता चला मुझे कि हाँ, यहाँ से हम गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़ा सम्मान राज्यपाल आएंगे देंगे तो और अच्छा लगेगा, तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर मैं इस चीज़ को हासिल करती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पापा का नाम बहुत ऊंचा होगा। पापा तो उस क्षेत्र में है ही, सामाजिक आदमी है, बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा सहयोग पापा का भी हो जाएगा, प्लस जो है हम जैसे नेचर के प्रति थोड़ा सा वो उसे कंजर्व करना चाहते हैं तो उसमें भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो मैंने क्या किया कि अपनी मेहनत को बरकरार रखा और किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। उस जैसे कि अगर किसी सब्जेक्ट के लिए कोई स्टूडेंट है वो 70% तैयारी करता है तो मैं 100% अपना उससे भी ज़्यादा करके मैं जाती थी कि कहीं से भी किसी भी प्रकार की बैक ना लगे। वहाँ पे हम लोगों का को करिकुलर पेपर भी होता था जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, उसमें बैक लगने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती थी, लेकिन मेरी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं, इसमें मैं बैक लगने नहीं दूँगी। अच्छा, ये बताओ कि क्लास में बड़ा कंपटीशन वगैरह रहता है, जैसे साथ में और लड़के लड़कियां थे, जब ये सब सुने कि अंकिता तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गई तो कितने लड़के लड़कियों का फ़ोन आया? आधे लोग तो आपसे कहीं न कहीं
कनेक्टिविटी जो है वो कट कर लिए होंगे। बिल्कुल सर। हमारी क्लास में केवल 2-4 लड़कियां ऐसी थी जो मेरे पास फ़ोन करके मुझे बधाइयाँ दी, और बाकी और तो नहीं, किसी ने नहीं, क्योंकि लोगों ने जब सुना कि ये सारी चीज़ें हुई तब उनका फ़ोन नहीं आया मेरे पास और कभी बातचीत भी नहीं हुई। लेकिन एक मेरी दोस्त थी, उसने मेरा स्टेटस भी लगाया, और भाई जहाँ तक उससे हो सकता था वो इंस्टा यूज़ करती थी, उस पर भी उसने अपना दिया भाई। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम ये मेरी खुशी में शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर कि उसका बीएससी कंप्लीट हो चुका था, उसे एमएससी में एडमिशन नहीं लेना था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भावना नहीं थी कि अगर ये पा गई है तो उससे बहुत जलन हो, ईर्ष्या हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। टॉप तो आप कर दी, पूरे प्रदेश में नाम, आप एक अपना नाम जो है कहीं न कहीं अपने पापा का नाम और अपना नाम का जो अपने नाम की एक छवि जो है आप छोड़ ही दी हैं। लेकिन अगर बात किया जाए अंकिता कि सोशल मीडिया का कितना प्रभाव अंकिता पर पड़ा, क्या कभी मोबाइल वगैरह रील वगैरह स्क्रॉल करती थी या नहीं करती थी? सर जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी तो कभी कभी मैं मोबाइल का ज़्यादा यूज़ तो नहीं की हूँ, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, बहुत रेयर केस में मैंने मोबाइल को उठाया है। तो जब मैं मोबाइल को उठाती थी तो उसमें नीचे बहुत सारी रील तो आती थी, लेकिन मैंने ना कभी इंस्टा का यूज़ किया, ना कभी और जो ऐप लोग यूज़ करते हैं उस ऐप का मैंने कभी यूज़ नहीं किया। पता नहीं क्यों उस चीज़ के प्रति मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो पढ़ने का एक अलग ही जुनून था कि नहीं, मुझे पहले इसको कंप्लीट करना है, इसके बाद। तो जब मैं बीच बीच में बोर हो जाती थी तो मैं या तो मोटिवेशनल वीडियो को देखती थी या तो एक आध सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग लगा करके मैं सुन लेती थी। हाँ, और जैसे कि रामायण में होता है ना, तो वो सारी चीज़ों को उठा करके मैं सुन लेती थी, क्योंकि वो रामानंद सागर जी जो उसमें सॉन्ग दिए हैं बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो बाकी मैं रील वगैरह पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करती थी। अगले सवाल की तरफ अगर आगे बढ़ें अंकिता, तो क्या बनना चाहती हो अपने जीवन में, क्या सपना है? आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज में जाओगी या फिर शोध वगैरह करोगी? घर में चाचा आपके शोध कर रहे हैं और पूरा परिवार जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा ही है, पापा अच्छा प्रवक्ता हैं, तो हमें लगता है कि आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अंकिता क्या बनना चाहती है? सर परिवार की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ज़रा सा भी कुछ भी कोई रोक टोक नहीं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आगे मुझे सर ये आईएएस पीसीएस जिसकी बात आप कर रहे हैं, उन सारे क्षेत्र में मुझे नहीं जाना है। पहले जब मैं, एक होता ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका एक अलग ही जुनून होता है कि जब सर वो देखते हैं कि उनके माइंड में एक सेट हो जाता है कि हमें भी ऐसे ही बनना है, हमारे आगे पीछे भी गाड़ियाँ चलेंगी और लोग चलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी वाली भावना आती है, तो धीरे धीरे उनका माइंड सेट अलग होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा भी यही सपना था कि मैं भी आईएएस बनूंगी, मैं तैयारी अपना बरकरार रखूंगी, मैं आईएएस बनूंगी। लेकिन जब मैं बीएससी में आई तो यहाँ पे आने के बाद जब मैं प्रोफेसर से मिली, साइंटिस्ट से मिली, यहाँ एक से एक लोग एसपी, डीएम और जो आईएएस पीसीएस आते थे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए पूर्वांचल में, उन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब उस क्षेत्र को मुझे छोड़ना चाहिए। क्योंकि सर जो आईएएस पीसीएस वो भी एक सामाजिक लेवल पे काम करते हैं, लेकिन अगर पूरी प्रतिष्ठा, पूरी निष्ठा के साथ करें तो और अच्छा लगे। लेकिन बेशक चाहे जितनी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज उनके मन में ये होता है कि नहीं, इसमें दोगलापन और राजनेताओं का कहीं न कहीं प्रेशर भी रहता है। हाँ, प्रेशर भी रहता है। तो मुझे लगा कि नहीं, इस क्षेत्र को मुझे छोड़ना चाहिए। फिर जब मैं यहाँ प्रोफेसर से मिली तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ में पठन पाठन के काम में लगना चाहिए, और आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं रिसर्चर बनना चाहती हूँ, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। घर में एक भाई जो है म्यूजिक में रिसर्च कर रहा है और बिटिया अब इन्वायरमेंट पे रिसर्च करेगी। मतलब कहीं न कहीं अगर ये सवाल कर लिया जाए तो अब अंकिता प्रोफेसर बनेगी और रिसर्च ही करेगी। बिल्कुल सर। पठन कार्यों मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाना। जी सर, एकदम, ताकि मेरा जैसे कि अगर कहीं कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्ज़ाम भी देना पड़े तो मुझे कोई उसमें दिक्कत ना हो, और मैं आराम से मतलब इस समाज के लिए एक कल्याणकारी काम करना चाहती हूँ, जिससे उन्हें मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अगर कोई चीज़ों की शोध मैं करती हूँ तो उनके लिए जो है बेनिफिशियल हो, किसी प्रकार से हार्मफुल ना करे, और इस समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टि मैं उन्हें दे सकूँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्वायरमेंट साइंस में आपको क्या लगा? और अगर हम ये बात करें, सरकार इस पर तमाम सरकार जो है आती जाती रहती है, लेकिन इन्वायरमेंट पे अच्छा काम नहीं कर पा रही है। आज अगर ये देखा जाए पर्यावरण प्रदूषण को लेकर तमाम जो है योजनाएं आती हैं, लेकिन उस पर सरकार सफल नहीं हो पाती है। अंकिता यादव आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय की टॉपर हमारे साथ बैठी हुई है। कुछ सुझाव देना चाहे तमाम दर्शकों को या तमाम लोग तक आपकी वीडियो पहुंचे, कुछ आप कहना चाहें एनवायरनमेंट के बारे में, क्या कुछ किया जाए तो अच्छा जो है प्रभाव बन सकता है या फिर हम चेंजेज कर सकते हैं? सर अगर देखा जाए एनवायरनमेंट को लेकर के तो ढेर सारे पोल्यूशन है, लेकिन उसमें एक हमारा नाम आता है हैवी मेटल का।
जिसका हमने कई रिसर्च पेपर को उठा करके मैंने पढ़ा, उससे मैंने अपना रिव्यू आर्टिकल भी दिया। तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। उसमें ये देखने को मिला कि जो हैवी मेटल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कैसे वो सॉइल वाटर के थ्रू प्लांट में जा रहे हैं और प्लांट के थ्रू जो है फूड वेब फूड चैन में जा करके हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो उस चीज़ पे मैं आगे भी मैं अपना शोध जारी करना चाहती हूँ और मैं इसी क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहती हूँ कि ये हैवी मेटल्स है क्या चीज़। तो जब मैंने इसमें ये देखा तो ये डिफरेंट टाइप के डिजीज़ ह्यूमन बॉडीज़ में उत्पन्न कर रहा है। और लोग तो सर रिसर्च तो करते हैं लेकिन परिणाम तक पहुंच नहीं पाते हैं और उस चीज़ का रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। मैं अगर किसी चीज़ का शोध करना चाहती हूँ तो मैं उसके रिजल्ट तक जाना चाहती हूँ और इस काम को करने के लिए मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि मैं बाहर जा कर के, जैसे इसरो हुआ हमारा, वहाँ पे रिसर्च काम चलता रहता है, वहाँ पे रिसर्च वर्क होते रहते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अगर मुझे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जा रही हैं तो मैं वहाँ पे जा कर के अपना रिसर्च वर्क पूरा करना चाहती हूँ। और रही बात पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन के लिए तो सबसे बड़ी बात कि अब डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन है। अब डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें पहले उसके सोर्स तक जाना होगा कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, इसके बाद हम कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर अब मैं स्टेप बाय स्टेप अगर इस चीज़ को बताऊं तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बिल्कुल सर। नहीं, पूरा आपको लंबा नहीं करना है वीडियो, क्योंकि वाकई में लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आधा घंटा वीडियो होगा तब भी डालेंगे, पूरा वीडियो डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस संघर्ष के पीछे अगर बात किया जाए, फिर इतनी बड़ी सफलता की बात किया जाए, तो सबसे बड़ा श्रेय किसका दोगे? सर, अगर आप इस सफलता की बात करते हैं, इस श्रेय की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं इस सफलता का श्रेय सर्वप्रथम अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, बहुत एजुकेटेड है। अगर बात की जाए मेरी दादी की, तो मैं दादी से ही शुरुआत करती हूँ और सर्वप्रथम श्रेयकर वही हैं। मेरी सफलता के सबसे बड़ी राज का कारण वही है कि आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचना पड़ा। दादी खूब मोटिवेट करती है, दादी हमारा वीडियो भी खूब देखती है, तो मज़ा आता है। और दादी का मोटिवेशन कुछ अलग ही था सर। सबसे बड़ी श्रेयकर अगर माना जाए तो वही है। और हमारी दादी BA बॉम्बे आर्ट हैं, अपने ज़माने की हैं, और इतना ही नहीं, वो अध्यापिका का भी काम कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है होती हैं भाई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि छोड़ना पड़ता है। तो एक अकेली गृहिणी थी, 6 बच्चों को पालना, संवारना, सजाना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा। लेकिन दादी हमारी बहुत ही समझदार हैं। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो पिताजी हैं, हमारे पिताजी, इनका भी तो इतना मोटिवेशनल है कि ये आप जब टूटती रही होगी, एक कहानी बताते होंगे, तुरंत आपके अंदर एनर्जी आ जाती होगी। तो देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे पिताजी की सबसे बड़ी खासियत, कभी मेरे नंबर कम आ जाते थे। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बहुत अच्छा खासा नंबर ले गया, दूसरे सेमेस्टर में एक आध पॉइंट मेरा पीछे हो गया। अब नहीं डांटते नहीं थे पिताजी, एकदम बिल्कुल नहीं, बेटा पैसे दे रहे हैं, पढ़ाई करो, खूब जम के करो। तो जब पापा ये बात कहते थे तो मेरे दिमाग में आता था कि पापा ऐसे कह रहे हैं, पापा मतलब पैसे दे रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है, इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा मेहनत से पढ़ाई करो। तब वो मैं उस चीज़ को और ज़्यादा कि मतलब थर्ड सेमेस्टर में अब मैं ऐसी गलती नहीं होने दूंगी, अब मैं और ज़्यादा पढ़ूंगी, इससे कहीं ज़्यादा नंबर ला करके मैं दिखाऊंगी। तो ये चीज़ें होती थी। पापा का कहीं ना कहीं और ज़्यादा मोटिवेशन होता था इन सारी चीज़ों से। और थोड़ा सा पापा हमारे इमोशनली भी हैं बहुत ज़्यादा। रो दिए क्या, बिटिया का नंबर कम आ गया, पापा ही रोने लगे? नहीं, ये बात नहीं, मैंने इनको जो है फील किया। अभी मुन्ना राम में हम लोगों को बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए, तो हमारे पिताजी गए हुए थे। तो जब बात आती है कि अंकिता के पिताजी को बुलाया जाता है, तो जब ये अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं, बच्चों के सामने उद्बोध करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी भावुकता इनके अंदर आ जाती है। घर में कोई पर्सन बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा इमोशनल ये हो जाते हैं। तो इनका हृदय जो है ना, वो लोगों के प्रति जो है बहुत कोमल है और लोगों को दिल से सपोर्ट करते हैं, इसलिए जो है ये भावुक हो जाते हैं। और सबसे एक पिता के लिए इससे बेहतर पल और क्या हो सकता है कि उसकी बिटिया जो है आज पूरे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अगर बात करें तो नाम रोशन कर दी है। और अगर जब बिटिया फर्स्ट रैंक आ जाए और उसको राज्यपाल सम्मानित करे, बिटिया का सीना तो वैसे ही चौड़ा हो जाता है। अरे बिटिया का कह रहा है, पिता का सीना जो है वैसे भी चौड़ा हो जाता है। देखिए अभी भी देखिए ये भावुक हो रहे हैं, बोल मैं रहा हूँ, भावुक जो है वो पिताजी हो जा रहे हैं आपके। तो कहीं न कहीं अब एक आध दो बात जो है भैया से भी बातचीत कर लेते हैं। संतोष भैया, हम तो आपसे बहुत पहले से जुड़े थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतना तगड़ा हीरा जो है एक पाल रहे हैं साइड में। ये कभी आप बताए भी नहीं कि हमारी बिटिया जो है ये कार्य कर रही है, नहीं तो हम लोग भी कुछ मोटिवेट किए होते, भाई हम लोग भी साइंस से ही हैं। लेकिन फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, आप क्या कुछ कहेंगे बिटिया के लिए?
बहुत बधाई आपको पहले और बिटिया को बहुत बहुत बधाई इस मुद्दे पर कि मतलब वास्तव में मेरी मेहनत की सार्थकता का परिणाम ये है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ फील्ड में, समाज में किसी तरह से, तो बच्चे अगर सफल होते हैं या परिवार के लोग मेरे धनोपार्जन को सही दिशा में लगाते हैं तो निश्चित तौर पर मन वास्तव में बड़ा गजगज होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपको इसलिए धन्यवाद देंगे कि आप भी कम से कम ऐसे बच्चों की आवाज़ उठा करके देश दुनिया के कोने तक पहुंचा रहे हैं, जिससे ज़माने के लोगों को एक मैसेज जाएगा कि हाँ, पिता की कमाई का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने समय का और पैसों का हमेशा सदुपयोग इंसान अगर करेगा तो सफलता इसी तरह से होगी। आज राज्यपाल ने सम्मानित किया, कल राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। बहुत बड़ी बात। तो समय और मुझे लगता है कि भैया जिस एनर्जी में आप बात करते हैं, अब उस एनर्जी को बिटिया ने और बढ़ा दिया है। मुझे लगता है कि अब आप 4 गुना बोलेंगे, क्योंकि एक पिता जो है, अब बात करें तो बिटिया जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पूरा नाम रोशन कर, अब शिक्षा के प्रति और आप अच्छे से बात कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में जो है भाई, बिटिया ने जब ये काम किया, अभी किसी की बिटिया जो है IAS बन जाए तो वो खड़ा होकर आराम से बढ़िया एग्जाम्पल दे सकता है, भाई मेरी बिटिया जो है IAS है। सही है कि नहीं? तो कहीं हमें लगता है कि आपकी एनर्जी को और बढ़ा दी है बिटिया। सही है कि नहीं? वैसे मैं सुबह जब सो के जगता हूँ और शाम को जब तक सोता हूँ, यानी सुबह जगने पर और सोने के पहले तक मैं पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ समाज के लिए काम करता हूँ। रही बात ये, बिटिया मेरी एनर्जी बढ़ा देगी या लोग बढ़ाएंगे, मैं इतना जानता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और ऐसे में कोई परिवार का मेंबर सफल होता है, जैसे मेरी एनर्जी तो उस समय बढ़ गई जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो मुझे लगा कोई मुझे जानने वाला व्यक्ति ऐसा भी है मेरे क्षेत्र का, मेरे जनपद का, जिसके आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, जिसे अमेरिका गोल्ड प्ले बटन देने जा रहा है। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, एक समझ लीजिए गोल्ड मेडलिस्ट और 2 गोल्ड मेडलिस्ट तो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो एनर्जी है ऐसे ही बढ़ जाती है। तो आप लोग जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो मुझे ये लगता है ना कि जैसे मैंने सोचो कि मैं किसी गोल्ड प्ले बटन वाले व्यक्ति से बात करूँ जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे इस मुद्दे पर नहीं बात करना चाहिए। सही बताएं प्रवीण जी, वो हवा में उसके पैर होते हैं, ज़मीन पर नहीं पड़ते हैं, मैंने देखा है। और 1999 से लेकर आज तक संगीत से जुड़ा रहा मैं। 2025 चला, 26 वर्ष हो गया मुझे संगीत में खेलते खाते। और साइकिल से मैं गाने के लिए जाता था दूर दूर तक। तब बाइक का ज़माना नहीं था, या था भी तो पेट्रोल इतना महंगा, उस समय 20 रुपये लीटर का पेट्रोल बहुत महंगा लगता था। 99 में, 2000 में, 98 में 27 रुपये लीटर था तब पेट्रोल। तो साइकिल ये साधन थी। लेकिन तब से लेकर के और आज तक मैंने समाज का अध्ययन किया, और बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े क्रिएटर, बड़े मंच संचालक और वक्ता गायक मेरे साथ रहे, मेरे सानिध्य में रहे, जिनके 4-4, 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो वहाँ से लेकर के मैंने सफ़र देखा, 1 लाख 2 लाख तक के सब्सक्राइबर को देखा, लेकिन मैंने PG को भी देखा। तो मुझे लगता है कि वास्तव में PG को मेरे परिवार के लोग क्यों सुनते हैं? ज़मीन पे काम करने वाले PG हमेशा सोचिए, मतलब क्या आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन ही आपको लगता है कि शिक्षा जगत में अगर कोई परिवार से इस तरह से हुआ है तो उसकी भी आवाज़ अपने दर्शकों तक जानी चाहिए कि हमारे चैनल पर वो चीज़ें पढ़ें जो अगर देखने के बाद अगर बिटिया को मेरे चैनल के माध्यम से 1000 लोग देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि 1000 में से 800 लोग, 700 लोग अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जब IAS का रिजल्ट आता है तब मैं इंटरव्यू करता हूं। जब प्रदेश में कोई बच्चा टॉप करता है तब भी मैं उसका इंटरव्यू करता हूं। जब कोई हाई स्कूल इंटर में टॉप करता है उसको भी पकड़ने की कोशिश करता हूं। मीन्स मेरी एक सोच जो है भैया एक अलग प्रकार से है। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जैसे जब कोई वीडियो को देखे तो वो स्किप ना करे और कुछ ना कुछ सीखे। और मुझे लगता है कि अंकिता बिटिया को जो भी लोग सुने हैं वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अब वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाह रहा था कि मतलब ऐसे में मुझे बेहद खुशी है कि वास्तव में मेरी मेहनत जो है, जो भी है, वो रंग लाई। मैंने मेहनत किया है, और ये रंग जो है सिर्फ घर से ही नहीं, समाज में भी। बिटिया, आपकी बिटिया बड़ी है या बेटा बड़ा है? नहीं, मेरे पास 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी मेरी बिटिया है, और बिटिया के बाद मेरा बेटा है जो इलाहाबाद तैयारी कर रहा है। बहुत जल्दी ही वो भी रंग लाने वाला है। फिर से आप लोग आएंगे, और पहली बार में हमको भी बड़ी खुशी है कि जब भी कोई गवर्नमेंट नौकरी का रिजल्ट, पहला रिजल्ट आएगा, तो पहले या दूसरे में वो लड़का मेरा एम्प्लॉय होकर के आएगा। मुझे इस बात का भरोसा है अंदर से।
हॉटली मैं इस बात को फील कर रहा हूँ कि मेरा बेटा किसी भी कंपटीशन को, चाहे वो लेखपाल होगा, चाहे सेक्रेटरी होगा, चाहे वीडियो पंचायत जो भी होगा, वो पहले में निकालेगा, और नहीं अगर पहले में निकला तो दूसरे में निकाल करके आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। देखिए कि पिता का जो है ये भरोसा बता रहा है। अब समझ लीजिए कि जब पिता इस बात को इतने गट्स के साथ बोल सकता है मित्रों, तो अब बेटा जो है किस प्रकार से पढ़ रहा होगा अब आप समझ लीजिए। भले प्रयागराज में है, 80% बच्चे प्रयागराज में जाने के बाद बिगड़ जाते हैं, लेकिन आज भी पिता को जो है पूरी तरह से ये भरोसा है कि मेरा बेटा जो है जरूर सरकारी नौकरी लेकर आएगा, और बिटिया जो है अभी खुद नाम रोशन कर दे, और बिटिया भी आगे जो है भविष्य में बहुत अच्छा करेगी, मुझे उम्मीद है। तमाम बेटियाँ ऐसी हैं जो पैसे के अभाव में और तमाम पारिवारिक समस्याओं के अभाव में अंकिता पढ़ नहीं पाती हैं। लास्ट और आखिरी सवाल, उन बच्चियों को कैसे मोटिवेट करोगे और 2 शब्द में क्या कुछ कहोगे? सर, जो बच्चियां हमारी तरह हैं या फिर जो छात्र हैं जो हमारी तरह तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई बहन हैं जो हमारी तरह तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि चाहे जो कुछ भी हो, अभाव तो भाई सबके पास होता है, सबके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उन्हीं में से हैं जो निकल करके आगे जाते हैं। तो अपनी तरफ से पूरा 100% देना चाहिए, अपनी तरफ से बिल्कुल ज़रा सा भी कमी नहीं करनी चाहिए। बाकी परिणाम का क्या, परिणाम तो भाई ईश्वर के ऊपर है। अपने कर्म को करते रहिए, बाकी परिणाम की इच्छा मत रखिए कि अब आगे क्या होने वाला है। अपनी तरफ से 100% दीजिए, और जो तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए केवल इतना कहना चाहूँगी कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, और अगर आप ठान लेंगे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलता कहीं ना कहीं हासिल हो जाएगी। और राह में तो बहुत सारी अड़चने आएंगी, लेकिन उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा याद रखिएगा कि सोने को तप करके ही कुंदन बनना पड़ता है। इसलिए संघर्ष से पीछे मत हटिए, उस चीज़ को अपनाइए। अच्छा, जब अंकिता को पहली बार ये पता चला कि राज्यपाल द्वारा जो है मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, उस समय कितना खुश थी अंकिता, और सबसे पहली खुशी किसको बताई? सर, उस समय मुझे खुशी भी थी, गर्व भी था, और लोगों के प्रति कृतज्ञता भी थी। रोना भी आ रहा हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे परिवार का, मेरे शिक्षकों का, और जो हमारे पुराने शिक्षक थे उनका, सभी लोगों का योगदान था, इसलिए मुझे इन लोगों के प्रति बहुत ही कृतज्ञता फील हो रही थी। और सर, मैं सही बताऊं तो खुश तो मैं थी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में पहले से ही एक गोल्ड मेडल ला करके रखा हुआ था। हमारे चाचा कितनी बार मेडलिस्ट हुए थे, हमारे दादाजी रेलवे में अच्छे काम करने की वजह से जो वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे, तो इसलिए मुझे सम्मान जो है ये पूर्वजों से चला आ रहा था, इसलिए मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नाज नहीं था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा था कि हाँ हमने मेहनत किया तो उसका परिणाम आया, बस यही चीज़ थी। चलिए मित्रों, तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ अंकिता, और साथ में बगल में बैठे हुए संतोष कवि के नाम से चैनल भी है भैया का, और हम ही लोगों ने भैया को मोटिवेट किया कि भैया आप बोलते बहुत अच्छा, आप भी यूट्यूब पर आइए। और भैया मेहनत किया, आज उस मेहनत का फल जो है वो 50,000 प्लस यूट्यूब पर सब्सक्राइबर और 60-70 हज़ार प्लस जो है फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे भी। बाकी अंकिता के बारे में और संतोष कवि जी के बारे में, इनके पिताजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।